आज हम निवेश की एक ऐसी दुनिया में गोता लगा रहे हैं जो अक्सर जटिल लगने वाली चीजों को ना आसान बनाती है। ये है बोगलहेड्स फिलॉसफी। हमारे पास जो स्रोत है वो इस अमेरिकी निवेश रणनीति को भारतीय संदर्भ में कैसे लागू करें इस पर बात करते हैं। और हमारा मिशन ये समझना कि कैसे कम लागत, अनुशासन और लंबी अवधि की सोच से वेल्थ क्रिएशन हो सकती है, खासकर उनके लिए जो जानकारी के बोझ से बचना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, इस फिलॉसफी का जो मूल मंत्र है वो ये है कि बाजार को बीट करने की कोशिश में ना उलझें। उससे बेहतर है कि बाजार का जो औसत रिटर्न है वही कम से कम खर्चे में हासिल कर लिया जाए। सारी बात सादगी और टिके रहने की है। अच्छा, तो इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो है पैसिव इंडेक्स इन्वेस्टिंग, मतलब सीधे सीधे ऐसे फंड्स में पैसा लगाना जो निफ्टी 50 जैसे किसी मार्केट इंडेक्स को बस कॉपी करते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई एक्टिव मैनेजमेंट नहीं, कोई रोज रोज की खरीद फरोख्त नहीं। हाँ, सुनने में तो ये काफी सरल लगता है। और यहीं पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, लागत पर एकदम पैनी नजर रखना। बोगलहेड्स मानते हैं कि एक्सपेंस रेशियो यानी फंड चलाने का जो सालाना खर्चा है वो सबसे अहम है। अच्छा। क्यों? क्योंकि फीस में जाने वाला हर एक रुपया वो आपके मुनाफे से हमेशा के लिए कम हो जाता है। ये पक्का गणित है, इसमें कोई शक नहीं। अरे बाप रे, लागत का असर इतना ज्यादा हो सकता है? इन दस्तावेजों में एक कैलकुलेशन है, वो तो चौंकाने वाली है। अगर कोई 20 साल तक हर साल 1 लाख रुपए निवेश करे और मान ले बाजार 12% रिटर्न दे रहा है, तो एक कम लागत वाला इंडेक्स फंड जिसका शायद 0.05% चार्ज हो और एक औसत एक्टिव फंड जिसका 0.60% चार्ज हो, उनके बीच जो फाइनल अमाउंट बनेगा उसमें 5.46 लाख रुपए से भी ज्यादा का फर्क आ सकता है। हाँ बिल्कुल। ये तो सिर्फ कम फीस की वजह से। हाँ, इसे ही कॉस्ट ड्रैग कहते हैं, मतलब लागत का खिंचाव। सोचिए जैसे आपकी निवेश गाड़ी पर एक ब्रेक लगा हो, धीरे धीरे रफ्तार कम करता जाता है, खासकर लंबी रेस में। और ये फिलॉसफी हमें वो भावनाओं में बहने से भी बचाती है, जैसे बाजार गिरे तो डर कर बेच दिया। हाँ, या चढ़े तो लालच में कूद पड़े। बिल्कुल, सिद्धांत सीधा है, स्टे द कोर्स, मतलब अपनी तय रणनीति पर टिके रहो चाहे कुछ भी हो। अब ये तो हुई फिलॉसफी की बात। भारत में इसे कैसे अपनाया जाए? एक अहम पॉइंट जो ये स्रोत बताते हैं, सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स शायद काफी ना हो, क्योंकि उसमें कुछ ही सेक्टर्स, खासकर फाइनेंशियल्स और आईटी का वजन बहुत ज्यादा है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। उसमें डाइवर्सिफिकेशन की थोड़ी कमी रह जाती है। इसलिए एक बेहतर तरीका ये सुझाया गया है, निफ्टी 50 लीजिए स्थिरता के लिए, और साथ में निफ्टी नेक्स्ट 50 लीजिए ग्रोथ और बेहतर विविधीकरण के लिए, शायद 70-30 के अनुपात में। अच्छा, 70% निफ्टी 50 और 30% नेक्स्ट 50। हाँ, ये निफ्टी 500 इंडेक्स को ट्रैक करने से ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि देखिए निफ्टी 500 की कई छोटी कंपनियों में ना लिक्विडिटी की कमी होती है, मतलब खरीद बिक्री कम होती है। हाँ, तो फंड के लिए इंडेक्स को ठीक से कॉपी करना मुश्किल हो जाता है, ट्रैकिंग एरर बढ़ता है और लागत भी बढ़ सकती है। तो क्या बस ये टॉप 100 कंपनियां काफी हैं या और भी कुछ? मिड कैप का भी जिक्र था स्रोतों में। अच्छा सवाल है। नहीं, सिर्फ टॉप 100 नहीं, स्रोत यही कहते हैं कि पूरी तरह से विविधीकरण के लिए ना मिड कैप कंपनियों को शामिल करना समझदारी है, जैसे निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के जरिए। इनमें लंबी अवधि में ज्यादा ग्रोथ की संभावना रहती है, हाँ, थोड़ा रिस्क ज्यादा लेकर। और क्या सिर्फ भारत में ही निवेश करना है या बाहर भी देखना चाहिए? बाहर भी देखना चाहिए, थोड़ी ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के लिए, जैसे S&P 500 को ट्रैक करने वाले फंड ऑफ फंड्स होते हैं ना। अच्छा, वो फंड जो खुद विदेशी फंड्स में पैसा लगाते हैं। हाँ वही, उससे न सिर्फ भौगोलिक विविधीकरण मिलता है बल्कि रुपए की गिरावट से भी कुछ बचाव हो सकता है। और हाँ, रिस्क बैलेंस करने के लिए पोर्टफोलियो में कम लागत वाले डेट फंड्स भी जरूरी हैं, जैसे सरकारी बॉन्ड वाले गिल्ड फंड्स या अच्छी कंपनियों के कॉर्पोरेट बॉन्ड वाले इंडेक्स फंड्स। ये इक्विटी के उतार चढ़ाव को संभालने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर। अब इसे अमल में कैसे लाएं? स्रोत SIP पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये नियमित अनुशासित निवेश का सबसे अच्छा तरीका है, भावनाओं को बाहर रखता है। और रीबैलेंसिंग का क्या? हाँ, नियमित रीबैलेंसिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। साल में एक बार देख लीजिए कि आपका एसेट एलोकेशन बिगड़ा तो नहीं। मतलब अगर बाजार चढ़ने से इक्विटी 70% से बढ़कर 80% हो गई तो थोड़ी बेचकर वापस 70% पर लाएं और पैसा डेट में डाल दें, और अगर गिरी है तो डेट से निकालकर इक्विटी खरीदें। इससे रिस्क कंट्रोल में रहता है। और वो मंत्र स्टे द कोर्स, हाँ, वो सबसे जरूरी।
मुश्किल दौर में टिके रहना, धैर्य ही असली परीक्षा है। एक और प्रैक्टिकल बात जो स्रोतों में थी, छोटे निवेशक जो एसआईपी करना चाहते हैं उनके लिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड अक्सर ईटीएफ से ज्यादा आसान होते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, ये बात सही है। ईटीएफ की लागत थोड़ी कम हो सकती है, जैसे 0.05%, पर म्यूचुअल फंड में डीमैट खाता या ब्रोकर की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे एनएवी पर निवेश हो जाता है। अच्छा, तो आसानी ज्यादा है। हाँ, और ये बोगलहेड्स के सादगी वाले सिद्धांत से भी मेल खाता है। तो इस पूरी बातचीत का, इस डीप डाइव का निचोड़ क्या निकलता है? बोगलहेड्स तरीका भारत में बिल्कुल काम कर सकता है अगर कुछ मूल सिद्धांतों पर टिका जाए। कम लागत वाले फंड्स, व्यापक विविधीकरण, जिसमें सिर्फ बड़ी कंपनियां नहीं बल्कि मिड कैप, अंतर्राष्ट्रीय और डेट भी हों। हाँ, और अनुशासन, मतलब एसआईपी और रीबैलेंसिंग, और सबसे अहम लंबी अवधि का नजरिया रखना। बिल्कुल। देखिए, ये कोई अटकलबाजी या टाइमिंग की रणनीति नहीं है। ये गणित, धैर्य और अनुशासन पर टिकी है। जैसा कि स्रोत बार बार कहते हैं, लागत कम रखना और अपनी योजना पर टिके रहना, यही लंबी अवधि में संपत्ति बनाने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर आगे सोचा जा सकता है। स्रोत इशारा करते हैं कि भारतीय बाजार धीरे धीरे और ज्यादा कुशल, मतलब इफिशिएंट होता जा रहा है। ये बात तो है। जानकारी तेजी से कीमतों में झलक रही है। तो अगर ऐसा है तो क्या भविष्य में एक्टिव फंड मैनेजरों के लिए लगातार बाजार को मात देना और भी मुश्किल नहीं हो जाएगा? और क्या इससे बोगलहेड्स जैसा पैसिव नजरिया या कम लागत वाला तरीका और भी ज्यादा प्रासंगिक नहीं बन जाएगा? सोचने वाली बात है।